आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह और आप जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको मिलाते हैं, उनसे बात करवाते हैं और अक्सर अवामी हिक के बारे में जो बातें होती हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहती है। इसी सिलसिला में आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी हैं, ये है प्रभात शर्मा जी और ये सेक्रेटरी हैं रिटायर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन से। और इसके अलावा इनका एक शौक़ है कि ये मुख्तलिफ़ मकामात पर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं और आवाम से मिलते हैं, अवामी तासुरात जानते हैं, अवामी शिकायत सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है और साथ ही साथ उन मुश्किलात के अज़ाले के लिए भी ये काम करते हैं। अक्सर जो है जो सरकारी कारकुनान हैं उनसे मिलते हैं, उनसे आवाम के हिक में जो बातें हैं वो उन तक पहुँचाते हैं और साथ ही साथ मीडिया है और दीगर ज़राए अबलाग है उनके ज़रिए भी ये अवामी मसाइल जो हैं उजागर करने की कोशिश में रहते हैं। आज हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे। तो प्रभात शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुंछ आना आपका किस तरह से ये सिलसिला, मतलब कैसे हुआ कि आप पुंछ तक पहुँच गए? दूर दराज इलाका, सरहदी ये इलाका है, तो यहाँ पर आने का क्या कुछ सबब बना? जी, ऐसा था कि हम जश्न राजौरी के कार्यक्रम में आए थे। जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं राजौरी के, वो हम मेरे परिचित हैं पुराने। तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ का लोकल कल्चरल ट्रुप ले आइए, क्योंकि हमने कल्चरल एक्सचेंज आपस में करनी है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से और हिमाचल के क्षेत्र से, पंजाब के क्षेत्र से। तो हम वहाँ से एक कल्चरल ट्रुप लाए थे और साथ में हमारा एक संवाद उन लोगों से होना था, मिलना था, कई जगहों में जाना था। उस सिलसिले में हम आए थे। फिर आकाशवाणी में जो हमारे प्रभारी यहाँ आकाशवाणी के हैं सुमित शर्मा जी, उनके साथ भी मेरी बात हुई। तो उनको भी हमने कहा कि हम आपके पुंछ में भी आना चाहते हैं। तो उनने हमें कहा कि बिल्कुल आइए आप, और आपका यहाँ आपका स्वागत करेंगे। तो उस सिलसिले में हम लोगों से भी मिलना चाह रहे थे कि लोगों से मिल के देखें और यहाँ के जो लोक संस्कृति है उसको जानें और उस लोक संस्कृति को और अपनी लोक संस्कृति को आपस में मिलाएं करें। जैसे बोली है हमारी, रहन सहन है, खान पीन है, खाना पीना है, और प्रशासन में क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, क्या अड़चन आ रही है, उसके बारे में जानने की हमें इच्छा थी। तो उस पर हम लिखेंगे, क्योंकि मैं साहित्यकार भी हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से हूँ, तो रहा हूँ और रिटायर हो चुका हूँ। अब उसके बाद हम घूमते हैं और हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के तीनों स्टेटों में हम जो विकट क्षेत्र हैं, जैसे आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ घूमे, पाडर में गए, पाडर के इलाके में घूमे, गुलाबगढ़, अठोली, ये सारा क्षेत्र हमने घूमा। भद्रवाह क्षेत्र में हम गांव-गांव जाकर के गए, लोगों की मुश्किलातें सुनी और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले ऊपर मुश्किलात उनकी की और कई लोगों की समस्याओं का हल भी हुआ। तो उसी सिलसिले में आज हम पुंछ में कल से आए हुए हैं और यहाँ कई लोगों से हम मिले हैं और कई जगहें जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं यहाँ के लोगों की, उनसे भी हम रूबरू हुए हैं और उससे हमें कई कुछ सीखने को मिला है। हम कुछ सीख के जाएंगे और उसको अपने किताबों की, मैं लेखन काम भी करता हूँ, मेरे साथी हैं दो, रमेश मस्ताना जी और डोगरा जी, वाईके डोगरा जी प्रोफेसर साहब हैं, ये भी लिखते हैं। हम तीनों मिल करके इस पर कुछ ना कुछ लिखेंगे और आवाम तक ये पहुँचाएंगे कि ये हमारा संदेश है और लोगों को जागरूक करेंगे कि भारत हमारा बहुत सी विविध संस्कृति का एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते को हमने कैसे बना करके तरोताज़ा रखना है, ये संदेश हमारा उन लोगों से साथ रहता है। अच्छा सर, अब हिमाचल की अगर बात करें तो वो भी एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी आप घूमे हैं कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर, तो किस तरह का कल्चर डिफरेंट है यहाँ पर और लोगों का जो रहन सहन है वो हमें अगर आप थोड़ा दोनों का कम्बिनेशन थोड़ा हमारी आवाम को बताएंगे, कैसा अनुभव है आपका? बहुत एक जैसा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मामूली जैसा है। जैसे बोली है, हमारी बोली हिमाचली बोली है और यहाँ की पहाड़ी बोली है, एक ही जैसी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं कई जगह हम लोगों ने लोगों से पहाड़ी बोली में अपनी बोली में बात की है, उन्होंने हमारी बात को समझा और उन्होंने जब बोली है तो हमने उनकी बात को समझा है। इसी तरीके से हम पीछे चले गए थे, उधर घूमे, कालाकोट क्षेत्र में गए जहाँ खाने हैं, इसकी कोयले की खाने हैं, वहाँ भी गए, वहाँ लोगों से मिले। उसके बाद आकर के हम 2-3 जगह और गए, तत्तापानी गए, वहाँ भी लोगों से मिले, तो लोगों से संवाद, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ थे, उनके पास पब्लिक मिलने के लिए आती थी और उनके पास कुछ अपनी अपनी फरियाद
रखती थी, उसको हमने सुना। तो जैसे हमारे क्षेत्र में लोग फरियाद रखते हैं अपने अधिकारी के पास, वैसे ही यहाँ रख रहे थे। वही संवाद था, वही लोकल कल्चर था। तो अगर बात करें पहाड़ी कम्युनिटी की, तो वो भी यहाँ पर करनी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं आपके जो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी है वो कितनी डेवलप्ड है यहाँ की बनिस्बत हिमाचल? काफ़ी डेवलप है, लेकिन कुछ एक संदेश जो भारत सरकार की तरफ से जो आ रहा है, स्वच्छता का आ रहा है, वो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो स्वच्छता के लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि यहाँ का क्षेत्र इतना विकसित नहीं हो पाया है। उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर काम करता हूँ, क्योंकि मैं सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में तो वहाँ 10 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है। फिर 4 साल मैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सेक्रेटरी रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ भी शिक्षा मेरे पास रही। तो हम शिक्षा में ज़्यादा काम करते हैं। तो इस टूर में तो हम स्कूलों में नहीं जा पाए हैं। कल हमने 1-2 इंस्टीट्यूशन में जाना है, वहाँ राजौरी में, वहाँ हम बात करेंगे। तो जैसे हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, अगले टूर में आकर के जब हम शिक्षा पर स्ट्रेस देंगे। इस बार तो हमने सिर्फ कल्चर की स्टडी की है, पहाड़ी बोली की स्टडी की है, और जो धरोहर हैं वही देखी हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं देख पाए, स्कूलों पे नहीं जा पाए अभी। बल्कि ये जो आपका स्कूल है, नवोदय विद्यालय है सूरनकोट में, यहाँ के कुछ टीचर मेरे पास ट्रेनिंग करने आए थे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं एजुकेशन की पर लेक्चर देता हूँ डिफरेंट। हिमाचल प्रदेश में तो सारे ही देता हूँ, लेकिन नवोदय विद्यालय पपरोला हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। वहाँ कुछ साल पहले एक कैंप लगा था, उसमें हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, उत्तराखंड के सारे टीचर आए थे। उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी कि पढ़ाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, उस पर भी मैं स्टेट रिसोर्स पर्सन हूँ, तो उस पर भी मैंने उनको पढ़ाया। तो एक बार मुझे उनका फ़ोन आ गया प्रिंसिपल का कि सर आप पुंछ आइए और हमारे टीचर्स को थोड़ा सा बताइए कि क्या करना है। तो मुझे उस वक्त थोड़ा डर लग रहा है। मेरे जहन में था कि पुंछ एक बड़ा बॉर्डर का क्षेत्र है, तो मैं डर रहा था। तो जब अमित जी धर्मशाला से इधर आ गए तो हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, और इस बार हम आए तो मैं तो ऐसा लगा कि बहुत बिल्कुल अच्छा स्थान है, बड़ा सुरक्षित स्थान है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो अगले टूर में जब आएंगे तो हम सारा शिक्षा पर ही काम करेंगे। जैसे आपने यहाँ के लोगों की तारीफ़ की है, तो ये वाकई बहुत अच्छी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। तो जैसा कि आपने कहा कि तालीमी मैदान से आप जो है काफ़ी अरसा से जुड़े हैं, तो यहाँ का तालीमी निज़ाम जो है, आप क्या समझते हैं कि जैसे कुछ दिनों आपने राजौरी में रहे हैं, आप यहाँ के लोगों से मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मिले हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? क्योंकि सरकारी स्कूल्स जो हैं उनकी इमारत भी काफ़ी एक तरह से खंडर हैं मुख्तलिफ़ इलाका जात में, दूर दराज इलाकों में, और फिर अक्सर लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह देते हैं अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए। तो क्या लगता है आपको एज ए तज्ज़िया कार कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को लेकर? ये जो हमारे अध्यापक लोग हैं, ये एक बार ट्रेनिंग करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो एक जो भी पुर्जा है उसको अगर रिन्यू नहीं करते रहेंगे तो जाम हो जाता है। तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तो उनके एक रिफ्रेशर कोर्स लगाने की ज़रूरत है। वो मुझे लगता है कि यार रिफ्रेशर कोर्स की कमी है। तो वो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा इच्छा है कि मेरे साथी जो हैं ये शिक्षाविद हैं दोनों, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ लेकिन मेरा शिक्षा के साथ जुड़ाव रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने पिछड़े क्षेत्र हैं इनमें हम लोग कैंप लगाएं। और टीचर्स को जब हम एक लेसन देंगे, उसको बताएंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्योंकि हमारे टीचर आज की डेट में, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, हम उसी को पढ़ाते हैं, उसी तक सीमित रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। जबकि सिलेबस जो है ये एक आउटलाइन है, उसमें रंग भरने का काम जो है वो टीचर का है, वो रंग नहीं भर पाते हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आता। पाठ्यक्रम है, पुस्तक है, वो तो बच्चे अगर ABC अल्फ़ाबेट जानते हैं तो घर में भी पढ़ लेंगे। टीचर का काम है उस पाठ्यक्रम में थोड़ी सी रुचि पैदा करना, रंग भरना। वो रंग भरने की कमी जो है वो रह रही है। वो हिमाचल प्रदेश में भी है, यहाँ भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स में है, प्राइवेट स्कूल में जो है, क्योंकि वहाँ काम भी लेते हैं और पैसे भी देते हैं, कम देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पैसे मिल जाएंगे आपको, चाहे पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन उनको जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे टीचर्स को,
तब तक वो नहीं कर पाएंगे कुछ। सर बात निकल के आ रही है कि ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है गवर्नमेंट की तरफ से डाइट एक इंस्टीट्यूशन रखा गया है, तो क्या समझते हैं आप कि उसमें क्या कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या उन लोगों को क्या करना चाहिए जो आप कमी महसूस कर रहे हैं वो कैसे पूरी हो सकती है? उसमें ऐसा है ना, डाइट्स में जो तो जेवीटी वगैरह ये लोग करते हैं, लेकिन वहाँ हमें वो शिक्षाविद ट्रेनिंग देने के लिए रिसोर्स पर्सन बुलाए जाने चाहिए जो लोग काफ़ी अरसे से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसमें काम करने का उसमें जज्बा है, तो वही आप बुलाने चाहिए। उनके रूटीन में जो उनके ही टीचर्स हैं वही पढ़ाते हैं, तो वो तो उसी तरीके के ट्रेनिंग देंगे। बाहर जो हम जैसे हम लोग हैं, हम उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जाकर के आए, वहाँ की एजुकेशन देखी हमने। जब ये हिमाचल का रिमोट एरिया जहाँ पैदल कई दिन चलना पड़ता है, वहाँ जाकर के 90 किलोमीटर के लिए जाने के लिए हमने बस ली और उसके लिए 12 घंटे लगे उस 90 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए। वैसी जगह हम पहुँचे तो वहाँ जाकर के देखा टीचर अब क्या पढ़ाएगा टीचर्स का नवीनीकरण, उसको रिफ्रेशमेंट, जो उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वो नया कुछ नहीं बच्चे को दे पाएगा। जब बच्चे को दे नहीं पाएगा तो पुराना तो उसको मिल ही रहा है। वो जब उसने पढ़ाना ही वो अल्फ़ाबेट दे रहा है, उतना ही पढ़ाना है, और काखा का पढ़ाना, ABC पढ़ानी है, तो कोई मतलब नहीं है। वो तो घर में बैठ करके ही पढ़ लेगा, क्योंकि बच्चे को एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। वो एनवायरनमेंट कौन देगा? टीचर देगा, जब वो उसमें तरोताज़गी होगी। तो अगर वो वही पढ़ा रहा है, सेम चीज़ पढ़ा रहा है, नई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, बच्चों के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा है, प्राइवेट स्कूल में देखो कोर्सेज होते रहते हैं, उनको रिफ्रेश करता है, उसका मैनेजर जो है उसको डांटता रहता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सब नौकरी कर रहे हैं अपनी अपनी, गवर्नमेंट सर्वेंट है, IPC की सेक्शन 21 का फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सरकारी जो मशीनरी है, आपका कहना है कि उसे ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है और उसका जंग हटाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ट्रेनिंग्स को ज़्यादा फ़ाल बनाना होगा। तो सर आप पुंछ में आए हैं, तो यहाँ का एक केंद्र है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का एक माध्यम है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पुंछ। तो यहाँ पर जो हमारे हेड हैं सुमित जी हैं, उनसे आप मिले हैं, बात की है। तो जो ये स्टेशन है इसके हवाले से सर आप क्या कहेंगे कि कितना पब्लिक के लिए ये काम कर रहा है? पब्लिक को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये लैंग्वेज कल्चर पर बात कर रहे हैं, लैंग्वेज पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं, समझा रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग इनके पास आ रहे हैं। हम लोगों को भी इन्होंने बुलाया, हमने भी इनको कई सुझाव दिए हैं, और इससे पब्लिक को सुनेगी, उसको तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ना हो, विचार करेंगे तो उनके मन में कुछ भाव नया निकलेगा, कुछ ना कुछ नई ऊर्जा उनमें पैदा होगी। जब ऊर्जा पैदा होगी तो आदमी सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जी अच्छा सर, कुछ जो है जो ऑफ द कैमरा हमने बात की थी, तो उसमें आपने स्कूल के कुछ जो साइन बोर्ड्स हैं उनके हवाले से बात की थी। जैसे मुख्तलिफ स्कूल्स के हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें लिखा भी जाता है, तो क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है या बाहर भी हायर सेकेंडरी ही लिखा जाता है? नहीं, हिमाचल में तो हमारे सब जगह जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी में लिखा जाता है, या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लिखा जाता है। यहाँ हम थोड़ा सा शंका में पड़ गए, हायर सेकेंडरी सिस्टम लिखा है, तो हायर सेकेंडरी जो है वो तो कुछ और सिस्टम था। वो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी, उसमें अबालिश हो चुका है। तो इसमें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही लिखना चाहिए। पहले ये स्टेट थी, इसका अपना एक आइन था, अपना झंडा था, सब सिस्टम था, तो अब ये यूटी बन चुका है। तो क्या समझते हैं आप कि अब ये जो सीनियर सेकेंडरी वाला सिलसिला है, क्या इसे भी तब्दील करके स्कूलों के नामों पर जो है सीनियर सेकेंडरी लिखा जाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, उसमें भी क्योंकि 1986 के बाद ये नई पॉलिसी आ गई, तो अब क्योंकि पहले तो जो हमारे रूल्स थे वो यहाँ फॉलो नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ की विधानसभा अलग थी, वो अपने तरीके से पास करते थे। क्योंकि आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट से ही मैं बता देता हूँ कि बाकी इंडिया में 2005 में एक्ट लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में 2009 में लागू हुआ, क्योंकि उन्होंने बाद में किया। तो वो फ़र्क है सेम ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि मैं 2000 ये भी JNK वालों को भी RTA एक्ट पढ़ाता हूँ जो 2009 का है। रूल्स इनके अपने अपने हैं, रूल्स हर स्टेट के अपने हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया सेक्शन 4 में कि अपने अपने स्टेट अपने अपने रूल बनाएगी। तो अपने अपने रूल बनाने हैं, तो इनके रूल्स अलग हैं, उनके रूल्स अलग है। कितने पैसे RTA में लेने हैं, कॉपिंग फ़ीस कितनी होगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, इंस्पेक्शन के कितने पैसे लगेंगे, मॉडल देना है तो क्या पैसे लगेंगे, सैंपल देना है तो क्या पैसे लगेंगे, सारे रेट्स अलग अलग हैं। तो अब क्योंकि अब ये 370 हटने से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
के जो रूल्स हैं यहाँ फॉलो होंगे। आप जो है कल्चर से जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पुंछ में, जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई सजेशन, कोई पैगाम आप? नहीं, मुझे अच्छा लगा ये जश्न रजौरी जो कार्यक्रम हुआ, और ये हमारे डिप्टी कमिश्नर राजेश सावंत साहब ने जो एक पहल की है कि पंजाब से भी लोग बुलाए, उनका कल्चर भी देखा गया, डोगरी भी बुलाए, उनका कल्चर हमने देखा, कांगड़ा से बुलाए तो हमने उनका कल्चर, हमने अपना कल्चर उनको दिखाया। उसी तरीके से गोजरी का प्रोग्राम हुआ, गोजरी हमने सीखी, पता लगा। कश्मीरी का प्रोग्राम है, कश्मीरी भी सीखी। तो एक आपस में तालमेल बैठा कि नहीं, हमारा ही गीत हम वही है, शब्दों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लिरिक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इससे हमारा भाईचारा बढ़ा। जैसे हम आए हैं अब हमें थोड़ा सा पुंछ ऐसा अपना जैसा लगने लगा है। पहले हम डर रहे थे कि पुंछ जाना ही है, बॉर्डर का इलाका, हम कैसे जाएंगे, लेकिन अब हमें भय नहीं है। इस तरीके से लोग आएंगे। अब राजेश सावंत जी का, डिप्टी कमिश्नर का, और मुझे उन्होंने कहा कि आप वहाँ के कॉलेज के बच्चे लाइए, हम यहाँ घुमाएंगे उनको, यहाँ घुमाएंगे और कल्चर उनको बताएंगे और उनसे बच्चों से संवाद आपस में करवा देंगे। उससे जो है हमारा तालमेल और बढ़ेगा और हम एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, अच्छी चीज़ को हम ग्रहण करेंगे। हमारे में कुछ बुराइयां होंगी तो हम उनका त्याग करेंगे। जब हमारी बात ये यहाँ के लोग समझेंगे, इनमें कुछ बुराइयां होंगी वो उनका त्याग करेंगे। ये मानविक मानसिकता है इंसान के कि जी बुरी चीज़ को त्याग करो, अच्छी चीज़ को ग्रहण करो। तो ये राजेश सावंत जी ने अब अच्छा प्रोजेक्ट एक शुरू किया है और 2 महीने में इन्होंने काफ़ी काम करके, 2 ही महीने हुए अभी एज ए डीसी काम करते हुए, लेकिन अच्छा वो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ऐसे ऐसे संवाद इन क्षेत्रों में भी होने चाहिए ताकि हमारा आना जाना एक बन जाए और हम निडरता से भय मुक्त होकर के यहाँ घूमें। हम अपना कल्चर बताएं, अपना खान पान बताएं और यहाँ के लोग उधर जाएं, वहाँ का खान पान सीखें ताकि हम एक होकर के रहें। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। हमारा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये हमारा एक ही ये है, लद्दाख है, ये एक ही क्षेत्र है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हम तो सारे इस पहाड़ी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लद्दाख भी घूमते हैं, हिमाचल तो है ही, उत्तराखंड भी है। तो हमें एक कल्चरल हार्मनी तैयार करनी है। तो जम्मू कश्मीर जो है गोलियों की बौछार, दहशतगर्दी, मिलिटेंसी, ये तमाम चीज़ों के लिए जो है अक्सर जाना चाहता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा इंडिया आपको देखेगा। तो क्या देखा आपने यहाँ? नहीं, अब वो जब बाहर बैठ करके हम हिमाचल में बैठ करके देखते थे तब डर लगता था। आज हम तो बॉर्डर तक जाके, LOC के बॉर्डर तक जाके, हमें तो कोई खतरा नहीं लगा। बोलते हैं कि पहले होता था, अब शांत है, बिल्कुल अमन है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये अमन रहना चाहिए। हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि अमन रहे और हमारा भाईचारा जो है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे मिल वर्त के रहें तो अच्छा लगता है। अब कोई डर नहीं है। हम जाकर के संदेश अपने प्रदेश में भी देंगे कि नहीं भाई, हम तो पुंछ जाके आए, हमें तो कोई समस्या नहीं, हमने फ़ोटोग्राफ ले लिया, हम उनको फ़ोटोग्राफ दिखाएंगे। और आपके मीडिया से भी जब ये जाएगी बात तो काफ़ी दूर तक जाएगी। तो आखिर में सर, पब्लिक के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका एज ए एजुकेशनिस्ट, और कल्चर को, सभी चीज़ों को अगर जोड़कर आपका एक पैगाम? मैं एजुकेशन के लिए कि बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों पर ध्यान रखें। जो एक प्रवृत्ति हमारे समाज में, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में मैंने देखा कि जो नशे की प्रवृत्ति है उससे बचें और बच्चों का ध्यान रखें ताकि हमारा एक अच्छा समाज बने, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बने, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की समझ रखें और इस बुराइयों से बचें। सफाई का ध्यान रखें, जो हमारा सरकार का हमारा संदेश है कि सफाई होनी चाहिए। सफाई से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सशक्त इंसान होगा। इंसान अगर सशक्त है तो राष्ट्र सशक्त होगा। तो ये थे प्रभात शर्मा जी, जिनके साथ हमने तफसीलन बातचीत की, बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मसाइल पर इनके साथ बातचीत हुई है। उम्मीद है कि इस टॉक शो से आपको बहुत बेनिफिट्स मिले होंगे और ज़रूर इनकी बातों से जो है, इन पर अमल करने के बाद कुछ बेहतर जो है वो सोसाइटी में हो सकता है। हमारा वाहिद मकसद भी यही है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए आपको आपके गिरदोनवा से बाखबर रखें और वो तमाम बेहतर चीज़ें जो आपके हिक में हैं, आपके लिए बेहतर हैं, वो आप तक हम पहुँचाते रहें। तो बहुत जल्द किसी अगली पर्सनैलिटी के साथ नया टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद नियाज़ शाह को दीजिए इजाज़त।